हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की दो लास्ट डायनेस्टीज़ की, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की, जिसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 एडी रहा। उसके बाद हम लोग लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 एडी रहा। जिसके बाद क्या होता है, मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआती डायनेस्टीज़ की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस किया था, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी को, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी को। अगर आप लोगों को भी वीडियो देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खिज़्र खां सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। भारत में सैयद वंश की सत्ता का संस्थापक खिज़्र खान अपना सीधा संबंध पैगंबर से जोड़ता है। वर्ष 1414 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिज़्र खान ने दिल्ली की गद्दी संभाली। हालांकि खिज़्र खान ने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, क्योंकि उस समय दिल्ली का शासन कमज़ोर था और उसने खुद को रियायत अल अला की उपाधि दी। जब तैमूर भारत से लौटा था, उसने दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान की गद्दी खिज़्र खां को सौंप दी और इसके बाद मुल्तान, सिंध और पंजाबी भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बने। अब यदि हम इसकी बात सरल शब्दों में करें तो हम लोग देखेंगे कि खिज़्र खां जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था, जिसने क्या किया, जिसने खुद को इस्लाम धर्म का संस्थापक, यानी कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, उनका वंशज बताया। उन्होंने खिज़्र खां ने अपना संबंध सीधे पैगंबर मोहम्मद से जोड़ा और जिसके बाद क्या होता है, 1414 में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है, राजा होता है नसरुद्दीन मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है और खिज़्र खान लोगों को ये बताते हैं कि मैं पैगंबर मोहम्मद के वंशज हूँ और वो गद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली की। खिज़्र खान ने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम कहते हैं कि दिल्ली का जो शासन था वो कमज़ोर था। तो उसने क्या किया, उसने खुद को रियातल अला की उपाधि दी। रियातल अला का मतलब होता है किसानों का मुखिया। फिर जब तैमूर भारत से लौटा तो उसने दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान की गद्दी खिज़्र खां को सौंप दी। जिसके बाद क्या होता है, मुल्तान, सिंध और पंजाब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गए। तो तैमूर की तो मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि खिज़्र खां तैमूर के बेटे शाहरुख होते हैं, शाहरुख को राजस्व भेजना जारी रखते हैं। इसके अलावा खिज़्र खान ने मस्जिदों में शाहरुख के नाम से कुतुब की भी शिक्षा दी। ठीक है, लेकिन उसने अपने शासनकाल में तुगलक शासकों के नाम पे सिक्कों का इस्तेमाल किया। खिज़्र खान ने अपने शासनकाल में क्या किया, अपने नाम से कोई सिक्के जारी नहीं कराए, उसने तुगलक शासकों के नाम पर सिक्के जारी कराए और उनका इस्तेमाल किया। इन्होंने सूरत, दिलापुर, पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन वे बंगाल, दक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश और मालवा इन क्षेत्रों को हार गया। 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है खिज़्र खां की। जिसके बाद इनके बेटे मुबारक शाह जो होते हैं वो बैठते हैं दिल्ली की गद्दी पर। मुबारक शाह के जो शासनकाल होता है वो 1421 से 1434 तक रहता है और वो खिज़्र खां की रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था। वो खिज़्र खां जो उसके पिता थे, यानी कि रैयत आला की उपाधि जो उन्होंने खुद को दी थी किसानों के मुखिया की, वो उससे खुश नहीं था, इसीलिए उसने खुद को सुल्तान घोषित किया दिल्ली का। उसने 1433 में मुबारकबाद यमुना नदी नामक एक नए नगर को बसाया था। मुबारक शाह ने विख्यात यानी कि प्रसिद्ध इतिहासकार वाहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित था। उसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। इतिहासकार बिन अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, उसमें मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। उसने नमाज में खुतबा पढ़वाया जाता है, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के ही सिक्के जारी किए थे। जबकि इनके जो पिता थे खिज़्र खान, उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए थे, उन्होंने तुगलकों के नाम पे सिक्के जारी किए और उन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल किया था। मुबारक शाह को उनके मंत्री सरवरुल मुल्क ने 1934 को मार डाला था। इसके बाद इनके बेटे मोहम्मद शाह उत्तराधिकारी इनके बनते हैं, जिनका शासनकाल 1434 से 1445 ईडी तक रहा। मोहम्मद शाह अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादा नहीं बदले, क्योंकि वो एक नाम मात्र का शासक था, वो सिर्फ नाम के राजा थे और सरवरुल मुल्क के पास सल्तनत की सभी शक्तियाँ थीं। इसने लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी की सहायता से मालवा के शासक को पराजित किया
उसने मालवा के शासक को हराने के लिए बहलोल लोदी को खाने खानन की उपाधि से सम्मानित किया। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद शाह जो होते हैं, इनका टाइम पीरियड पहली बात तो बहुत कम रहा, और फिर दूसरी बात कि ये जो थे ये सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। सरवरुल मुल्क वो था जिसने मुबारक शाह की हत्या की थी, तो सारी शक्तियाँ उसके हाथ में थी। और उसने क्या किया, उसने लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी की सहायता से मालवा के शासक को हरा दिया, जिससे क्या होता है मोहम्मद शाह वो डर जाते हैं। और साथ में सरवरुल मुल्क ने क्या करता है कि वो बहलोल लोदी को खाने खानन की उपाधि दे देता है, जिसके बाद मोहम्मद शाह कुछ करते ही नहीं है डर की वजह से, और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके बेटे अलाउद्दीन शाह बैठते हैं दिल्ली के तख्त पर, जिनका शासनकाल 1445 से 1451 एडी रहा। आलम शाह का असली नाम अलाउद्दीन था। ठीक है, अलाउद्दीन शाह भी बोलते हैं इनको, आलम शाह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अलाउद्दीन जो नाम था वो एक अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि खिलजी डायनेस्टी में आया। उसके बाद दूसरा आया है सैयद वंश में, सैयद डायनेस्टी में अलाउद्दीन शाह, जिनको आलम शाह नाम से वो फेमस थे, लेकिन उनका जो असली नाम था वो अलाउद्दीन था। ठीक है, तो ये जो अलाउद्दीन शाह थे यानी कि आलम शाह, ये सैयद वंश के अंतिम सुल्तान भी थे। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक और सबसे कमज़ोर शासक था। ये जो था ये बहुत कमज़ोर शासक था, क्योंकि उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कुछ ही गांव बचे थे। बहलोल लोदी के डर से आलम शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदायूं स्थानांतरित कर दी। अब क्या होता है कि इससे पहले हम लोगों ने मोहम्मद शाह की बात की, तो मोहम्मद शाह कुछ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था सरवरुल मुल्क का, जिसने मुबारक शाह की हत्या की। यहाँ पे अलाउद्दीन शाह हैं, तो इन्हें डर है बहलोल लोदी का। ठीक है, तो बहलोल लोदी के डर से ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी को ही दिल्ली से बदायूं स्थानांतरित कर देते हैं। वर्ष 1451 में आलम शाह ने स्वयं खुद ही उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की गद्दी जो थी वो बहलोल लोदी को सौंप दी डर की वजह से, और आलम शाह बदायूं चलेगा, खुद वो बदायूं चले जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है, बहलोल लोदी जो था उसने वो लोदी वंश की स्थापना की। जिसके बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है बदायूं में। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि आलम शाह क्या करते हैं, आलम शाह को बहलोल लोदी का इतना डर होता है कि वो पहले तो अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देते हैं बदायूं। उसके बाद क्या करते हैं, 1451 में खुद ही दिल्ली के तख्त पर बहलोल लोदी को बिठा देते हैं और खुद चले जाते हैं बदायूं। जिसके बाद 1476 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो 1451 में ही बहलोल लोदी को दिल्ली के तख्त पर बिठा जाते हैं। तो बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं, और बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना करते हैं, जिनका शासनकाल 1451 से 1489 एडी रहा। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान उसने लाहौर और सरहिंद के सूबेदार के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने इटावा, ग्वालियर, मेवात, साकेत और समथल पर विजय प्राप्त की। जौनपुर को उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। बहलोल लोदी एक बुद्धिमान शासक था। वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, और वह अपनी पहचान और समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने रईसों के साथ, यानी कि जो कुलीन वर्ग के रईस थे उनके साथ सिंहासन के सामने कालीन पर बैठा करता था। 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी, जिनका कार्यकाल जो था 1489 से 1517 एडी रहा। 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी का सुयोग्य पुत्र निज़ाम शाह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सत्ता पर काबिज हुआ। यानी कि सिकंदर लोदी का जो असली नाम था वो निज़ाम शाह था, और वो सिकंदर शाह के नाम से सत्ता पर बैठे। इन्होंने व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम कर दिया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। कृषि भूमि की माप के लिए उसने 39 अंकों या 32 इंच के गजे सिकंदरी की शुरुआत भी की थी। इन्होंने एक कुशल जासूसी प्रणाली की स्थापना भी की, और सरकारी खातों की जांच की भी व्यवस्था की। उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया, जिसे उसके द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि सिकंदर लोदी ने आगरा के निकट सिकंदरा नामक गांव में अकबर की कब्र स्थित है, जिसका नाम सिकंदर के नाम पर रखा गया है। इसने हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगाया था। सिकंदर लोदी ने, वो कला और संस्कृति का बहुत उदार संरक्षक था। वो फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से छंद लिखता था। सिकंदर लोदी जो थे वो गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में छंद भी लिखते थे। सिकंदर लोदी जो थे वो एक कट्टर मुसलमान थे, और उसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र मूर्तियों को तोड़ दिया था, और मथुरा के मंदिरों को भी नष्ट करने का आदेश दिया था।
सिकंदर शाह ने शहनाई संगीत का आनंद लिया। इनके शासनकाल के दौरान संगीत नाम लहज़ी सिकंदर शाही पर एक काम बनाया गया था। 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये पारसी कविताएं लिखते थे गुलमुखी कलम से। ठीक है, तो अब यदि हम इब्राहिम लोदी की बात करें, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 AD रहा और ये लोदी वंश के अंतिम शासक रहे। इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान बने। सिकंदर शाह के बाद उसके दोनों बेटे इब्राहिम और जलाल क्रमशः आगरा और जौनपुर के सिंहासन पर काबिज हुए। बाद में इब्राहिम लोदी जलाल को मारकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। यानी कि सिकंदर लोदी जो थे वो उनके दो बेटे थे, एक का नाम जलाल था, दूसरे का नाम इब्राहिम था। तो दोनों ही बेटे जब सिकंदर शाह की यानी कि सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो दोनों ही बेटों को, एक को आगरा के सिंहासन पर बिठाया जाता है तो एक को जौनपुर के। बाद में इब्राहिम लोदी क्या करते हैं कि अपने भाई जलाल की मार देते हैं और अपने पिता का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। जिसके बाद धौलपुर की लड़ाई राणा सागा के साथ होती है इब्राहिम लोदी की, जिसमें क्या करते हैं कि राणा सागा जीत जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, खतौली की लड़ाई होती है, उसमें भी इब्राहिम लोदी को राणा सागा हरा देते हैं। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान की पूर्ण शक्ति का दावा किया, जिसके बाद उसने क्या किया, उसने पुराने और बड़े कमांडरों को नए और छोटे कमांडरों के साथ बदल दिया जो रईसों को नाराज़ करते थे। और उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे दिलबर खां के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। पंजाब के सबसे शक्तिशाली कुलीन दौलत खां, जो इब्राहिम लोदी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काबुल के राजा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया उसको। तो 1526 में क्या होता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पंजाब के जो सबसे शक्तिशाली कुलीन दौलत खां जो होते हैं वो इब्राहिम लोदी से नाराज़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं कि वो भारत पे आके आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी को हराए। तो 1526 में बाबर आ जाते हैं भारत और पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या होता है, बाबर जीत जाते हैं और इस प्रकार क्या होता है, लोदी राजवंश का पतन हो जाता है और बाबर जो होते हैं मुग़ल राजवंश का उदय हो जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था जो युद्ध के मैदान में मरा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी की बात की। तो ये जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, इसके थ्रू आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। सैयद डायनेस्टी में हमने सबसे पहले खिज़र खां की बात की, जिसका कार्यकाल ये रहा और जिसने क्या किया, अपने आप को मोहम्मद पैगंबर का वंशज बताया। जिसके बाद उसके बेटे मुबारक शाह जो थे वो गद्दी पर बैठे, जिन्होंने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया क्योंकि वो रियात अल-अला की उपाधि से वो संतुष्ट नहीं थे। जिसके बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह जाते हैं, मुबारक शाह जो होते हैं उनकी मृत्यु सरवरुल मुल्क कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं सरवरुल मुल्क। तो मोहम्मद शाह जो होते हैं वो सरवरुल मुल्क से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिसके वजह से वो अपने शासन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जिसके बाद सरवरुल मुल्क मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपने साथ बहलोल लोदी को मिला लेते हैं। तो जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उनके बेटे आते हैं आलम शाह। तो आलम शाह जो होते हैं वो बहलोल लोदी के डर से क्या करते हैं, बदायूं चले जाते हैं और अपनी तख्त पर खुद बहलोल लोदी को बिठा देते हैं 1451 में। जिस प्रकार से क्या होता है, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक होते हैं, वो लोदी वंश की स्थापना कर देते हैं। जिसके बाद लोदी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। लोदी डायनेस्टी में सबसे पहले हम लोगों ने बहलोल लोदी की बात की। बहलोल लोदी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं करते हैं और अपने कुलीनों के साथ यानी कि रईसों के साथ कालीन पर बैठते हैं। ठीक है, तो जिसके बाद क्या होता है, सिकंदर लोदी उनके पुत्र आते हैं। सिकंदर लोदी ने बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, बहुत सुयोग्य पुत्र होते हैं उनके, जिनका असली जो नाम होता है वो निज़ाम शाह होता है। सिकंदर लोदी इनकी उपाधि का नाम होता है। ठीक है, जिसके बाद इनके पुत्र इब्राहिम लोदी आते हैं। तो इब्राहिम लोदी करते हैं पर इतना नहीं कर पाते, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं। जिसके बाद वो बाद में अपने ही भाई को मार देते हैं और इकलौते अपने पिता के उत्तराधिकारी बन जाते हैं और वो राणा सागा से हार जाते हैं। जिसके बाद इनके जो दुश्मन होते हैं पंजाब के दौलत खान, वो बाबर को आमंत्रित कर देते हैं कि भारत पर आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी को हरा दे। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें क्या होता है, बाबर जीत जाते हैं और मुग़ल वंश के संस्थापक बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोदी वंश का पतन हो जाता है और मुग़ल वंश का संस्थापक बनते हैं बाबर। तो यहीं से मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।